नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। आज हम बच्चों पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। तो बच्चों इस अध्याय में हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा। तो बच्चों परिभाषा में है कि वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए बच्चों हम कोई लेख लिख रहे हैं, यानी कि कोई अगर चीज लिख रहे हैं, वहां पर संज्ञा यानी कि मान लीजिए रमेश एक नाम है और वो रमेश नाम बहुत बार आ रहा है, यानी कि वो होगी उसकी पुनरुक्ति। तो इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिए यानी कि हर जगह मैं रमेश वर्ड यानी कि जो रमेश शब्द है वो यूज ना कर कर क्या करूंगा, उसकी जगह वह यूज करूंगा। तो बच्चों वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो वही कह रहा है यहां पर कि संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में संज्ञा शब्द बार बार न आए इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों कई बार क्या होता है, एक ही शब्द बहुत बार आता है, यानी कि संज्ञा शब्द बहुत बार आने से हम उस संज्ञा शब्दों को आसान करने के लिए उनकी जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्दों का। तो बच्चों जो संज्ञा के स्थान पर शब्द काम आते हैं वही क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे शिवानी एक मेधावी छात्रा है, वह कक्षा में सदैव प्रथम आती है, किरण उसकी सहेली है। तो बच्चों यहां पर देखिए शिवानी क्या थी, एक संज्ञा थी, तो शिवानी एक मेधावी छात्र है। अगले वाक्य में हमने शिवानी की जगह लिखा वह, तो यानी कि यहां पर किसी भी संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं बच्चों वही क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो वह क्या होगा, यहां पर सर्वनाम होगा। और किरण उसकी सहेली है, तो यहां पर जो बच्चों उसकी से भी हमारा जो तात्पर्य है वो किससे ही है, शिवानी से है। तो यहां पर जो उसकी होगा वो भी क्या होगा, सर्वनाम ही होगा। आगे देखते हैं, आगे यही लिखा है कि यहां शिवानी संज्ञा के स्थान पर वह तथा उसकी शब्द प्रयोग हुए हैं जिन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों एक बार फिर बताऊंगा कि संज्ञा शब्दों के यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो सर्वनाम के भेद या प्रकार। तो बच्चों सर्वनाम के सामान्यतः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बच्चों हमें यह बताया जाता है कि जो वाक्य में जो पुरुष है वो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। प्रथम पुरुष बच्चों मान लीजिए जो मैं अपनी बात करूं, मैं या तो मैं यहां पर मैं या हम, ये होगा प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष होगा यानी कि तुम, और अन्य पुरुष में आ जाएगा वह। ठीक है, तो बच्चों ये होंगे सर्वनाम के जो सर्वनाम का प्रकार। पुरुषवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जो किसी भी निश्चितता का बोध करवाते हो, ऐसे शब्द जो किसी भी निश्चितता का बोध करवाते हो। जैसे बच्चों मैं कहूं कि यह मेरा है, यह या वह, ये वो शब्द होते हैं जो निश्चितता का बोध कराते हैं। तो यह या वह ये क्या होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों वो होता है जिसमें हमें निश्चितता का बोध ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई या कुछ, ऐसे जो शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों प्रश्नवाचक नाम से पता लग रहा है ऐसे शब्द जिनसे हमें प्रश्न का बोध हो, जैसे क्या और कहां, ये शब्द क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, वे ऐसे शब्द जो संबंध को प्रकट करें वो क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बच्चों इसके उदाहरण देखेंगे हम। और लास्ट में हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। निज होता है बच्चों अपनापन, यानी कि हम स्वयं को अगर प्रदर्शित करें, निजवाचक सर्वनाम होगा। निजता का बोध हो जा, अपनेपन का बोध हो, वहां क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। आगे चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे पुरुष का अर्थार्थ वक्ता होता है बच्चों बोलने वाला, श्रोता होता है बच्चों सुनने वाला, और किसी अन्य पुरुष का बोध होता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों अगर बात करें अर्थार्थ
वह सर्वनाम जिससे पुरुष यानी वक्ता बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला तथा वह यानी तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है का बोध हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, आप, यह, वह, कौन और कुछ, ये सब क्या होंगे बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे मैं यहां बात करूं कि मैं खाना खाता हूं, तो मैं क्या होगा बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप भोजन कर रहे हो, तो यहां पर जो आप होगा वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और वह धार्मिक है, तो यहां पर जो वह है वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब बच्चों आगे बात करेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष, जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। तो जिस सर्वनाम से वक्ता अर्थात बोलने वाले का बोध हो वो क्या होता है बच्चों? उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था मैं या हम, ये क्या होंगे? प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। उदाहरण के तौर पर देखो तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यहां पर जो मैं है क्या होगा बच्चों? उत्तम पुरुष सर्वनाम। और हम कल वहां जा रहे हैं, तो हम क्या होगा बच्चों? यहां पर हम होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास मध्यम पुरुष। क्या है? मध्यम पुरुष। तो बच्चों मैंने कहा था मध्यम पुरुष में हम करेंगे तुम को शामिल, यानी कि मध्यम पुरुष। तो जिस सर्वनाम में श्रोता अर्थात सुनने वाले का बोध हो वह माध्यम होता है, वह क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम या आप, तुम एक धावक हो, तो यहां पर तुम क्या होगा? मध्यम पुरुष। और आप एक अच्छे इंसान हो, तो बच्चों यहां पर जो आप होगा वो क्या होगा? एक मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास अन्य पुरुष। ये होता है बच्चों, अन्य पुरुष से हम देखते हैं कि ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम, मतलब जिस सर्वनाम से किसी वक्ता या श्रोता का बोध न होकर किसी अन्य का बोध हो वह अन्य पुरुष होता है। यहाँ अन्य पुरुष से मतलब है कि जिसके बारे में वक्ता और श्रोता संवाद कर रहे हैं। यानी कि अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसमें होगा, एक होगा उत्तम पुरुष और एक होगा मध्यम पुरुष, और वे दोनों यदि किसी की बात कर रहे हैं तो बच्चों वो क्या होगा? वो होगा हमारा अन्य पुरुष। जैसे वह, यह, कौन, क्या आदि, ये सारे क्या होंगे बच्चों? ये होंगे अन्य पुरुष। वह, यह, कौन, क्या, ये सभी होंगे अन्य पुरुष। उदाहरण के द्वारा देखते हैं, वह एक क्रिकेटर है, यानी कि अब वह यानी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहां पर वह क्या होगा? अन्य पुरुष। यह बहादुर बालक है, तो यानी कि यहां पर अगर मान लो 2 श्रोता या वक्ता बात कर रहे हैं किसी तीसरे के लिए, यानी कि यह बहादुर बालक है। और उसने किताब कहां से ली, तो उसने क्या होगा बच्चों? उसने होगा यहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं अगला भेद। तो अगला है बच्चों हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसे शब्द जिससे हमें निश्चितता का बोध हो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के निश्चितता का बोध हो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बात करूं वह, यह या फिर ये जो शब्द होते हैं बच्चों, ये हमें बताते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जैसे वह कौन है, तो यहां पर जो वह है यह क्या होगा? एक निश्चयवाचक सर्वनाम। यह टेबल मोहन का है, तो यहां पर यह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा गांव है, यह मेरा गांव है, तो यहां पर बच्चों यह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह तुम्हारा, और यहां पर जो वह क्या होगा? यह भी क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखते हैं बच्चों, अगला है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, ऐसे शब्द, व्यक्ति या वस्तु जिससे क्या हो? हमें निश्चितता का बोध ना हो, तो वो क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चितता का बोध ना होकर अनिश्चितता का बोध हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई। अब बच्चों अगर कोई शब्द आएगा तो हमें यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं होगा, और अगर कुछ
कुछ शब्द आता है तो यहाँ पर भी हमें निश्चितता का बोध नहीं होगा कि क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आया, तो कोई में कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है या कोई भी जानवर हो सकता है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है हमें, लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ संदेह है कि कोई आया है, तो यहाँ पर कोई क्या होगा बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें निश्चित रूप से पता नहीं है कि कौन है। पानी में कुछ है, तो बच्चों हमें पानी में निश्चित रूप से पता नहीं क्या है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पानी में कुछ है, तो यहाँ पर जो कुछ होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसको पेन दे दीजिए, तो बच्चों यहाँ पर जो उसको है क्या है, उसको, यानी कि हमें ये नहीं पता कि किसको देना है, लेकिन हम यहाँ पर एक शब्द यूज कर रहे हैं कि उसको पेन दे दीजिए, तो उसको के बारे में हमें यहाँ पर पता नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें निश्चितता का बोध नहीं है, इसलिए उसको क्या होगा, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द या ऐसे सर्वनाम जिसे हमें प्रश्न का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन या फिर क्या। अगर हम उदाहरण के द्वारा देखें तो यहाँ कौन आया है, यानी कि हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहाँ कौन आया है, तो ये जो शब्द है कौन, ये होगा बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है कि बोलिए पिताजी मैं आपके लिए क्या लाऊं, तो बच्चों यहाँ पर जो क्या है यहाँ पर जो क्या है ये प्रश्न का बोध करवा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आगे हमारे पास राम क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्यों जो शब्द है वो हमें प्रश्न का बोध करवा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा कि राम क्यों आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न का बोध हो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कि जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द दो सर्वनाम जिनसे संबंध स्थापित हो बच्चों वो क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे जो और सो, जैसा और तैसा, यानी कि जैसा तैसा जो सो, ये सब क्या होंगे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ पर जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर क्या होगा, जैसी और वैसी क्या होगा बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बच्चों ये दोनों क्या है, संबंध बता रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी और उसकी ये सर्वनाम, ये दो सर्वनाम शब्द हैं और ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पर संबंध को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। आगे देखते हैं अगला है बच्चों हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने आपको बताया था निज का मतलब होता है अपनापन, यानी कि स्वयं के बारे में बताएं तो वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से निजता यानी कि अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं कहूं कि आप, अपनी, अपना, यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उसने स्वयं को बदल दिया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, राम अपना कार्य स्वयं कर लेगा, तो अपना क्या होगा, यहाँ पर अपना होगा निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ पर बच्चों अपना, हम अपनी वर्ड है जो अपना और अपनी, ये क्या है, निजता को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए अपनी भी क्या होगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। उसने स्वयं को बदल दिया, यानी कि स्वयं का मतलब अपनेपन से है, तो स्वयं क्या होगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था सर्वनाम का निजतावाचक भेद। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ही जो हमारा हिंदी व्याकरण का अध्याय सर्वनाम है वो यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने जाना कि सर्वनाम क्या होते हैं, उनके भेद क्या होते हैं और उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।